हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज 21 फरवरी 2021 की शाम और कल एक गूफ अप हो गई। कल मैंने बोला 20 फरवरी 2020 और ये भी बोला कि 2020 बहुत ज़्यादा हो गया और ये पूरी तरह भूल गया कि हम वो 2020 ख़त्म करके हम एक नए साल में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहले उसके लिए माफ़ी। ये 2020 नहीं है, हम 2021 में हैं और आज है 21वीं तारीख फरवरी की। अ, कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल अदिति का जन्मदिन है, हमारे घर का पहला बच्चा। तो विशिंग इन एडवांस हैप्पी बर्थडे टू अदिति शेखर। एंड आप सबके लिए वेलकम टू द इंडी मसाला शो। मेरा नाम है अमित शेखर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आज इस एपिसोड में ज्वाइन हो पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में, और नींद किस तरह से हमारे पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो आप बोलेंगे नींद में कौन सी बड़ी बात है, तो बेड पे जाते हैं, सो जाते हैं। अगर आप बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं, आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। जैसे जैसे लोग जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उनकी नींद, और उसके स्वास्थ्य पे क्या असर होते हैं, आज हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। बट उसके पहले स्वागत है अंचल आपका, स्वागत है गौरव जी। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, मेरे दिल के बड़े पास की कहानी है। और इस कहानी से जो सार निकलता है उसको अपने जीवन में अगर हम लेके आ पाएँ तो दुनिया थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो कहानी ऐसे है कि एक बड़े प्यारे इंसान, अच्छे खासे नॉर्मल इंसान मेरे आपके जैसे, सड़क से चले जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, और सड़क से सटा हुआ एक नाला था। तो नाले में एक बहुत ही प्यारा सा सूअर था जो कि कीचड़ में एकदम नहा रहा था मस्त से, और खा भी रहा था। वो जहाँ पे रहते हैं उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, भगवान ने उनको जैसे बनाया वैसे ही ठीक है। तो उन्होंने, जो सूअर भाई थे नीचे, उन्होंने नाले से रोड पे जाने वाले आदमी को गंदी सी गाली दी और बोला कि तू समझता है क्या है। तो भाई साहब को मुड़ के देखा, उन्होंने बोला कि एक तो सूअर है और वो भी गाली दे रहा है गंदी वाली। तो उन्होंने बोला तू क्या समझता है। तो बाताबाती चालू हो गई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आदमी सूअर की भाषा समझ पा रहा था। तो इनको बहुत बुरा लग गया कि एक ये इतना गंदगी में रहने वाला जानवर मुझे गाली कैसे दे सकता है। तो सूअर ने बोला आ जाओ देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला चलो देख लेते हैं। तो उन्होंने अपना पैंट ऊपर किया और कीचड़ में चले गए सूअर के साथ लड़ाई करने के लिए। अच्छी खासी लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्था हो गया एकदम। कीचड़ में काफी देर तक लड़ाई चलती रही। अब सवाल आप सबसे ये है कि इस लड़ाई में गंदा कौन हो, इस लड़ाई में किसके शरीर से बदबू आएगी, और इस लड़ाई में किसको मजा आएगा। तो प्रणाम पापा, अगर सुअर के साथ आप लड़ाई में कीचड़ में उतर गए हैं तो सुअर को कीचड़ में लड़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो अपनी जगह पे है। गंदे होंगे आप, बदबू आएगी आपसे। तो हाथ जोड़कर विनती, और एक ये भी है कि आपके हर दिन तो भगवान ना करे, बट जीवन में ऐसे लक्षण, ऐसे ऐसा समय आएगा जब आपको बड़ी ही बेतुकी बात पे कोई आदमी आपसे झगड़ने और लड़ने की कोशिश करेगा। तो ये वही सुअर वाला एग्जाम्पल है। आप उससे उलझते हैं, ये नहीं उलझते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप उलझ गए तो गंदे आप होंगे, आप उसके लेवल तक गिरेंगे, उसके लेवल से बात करेंगे, मज़ा उसको आएगा, क्योंकि वो तो अपने नेचुरल लेवल पे है। तो डिफिकल्ट है खुद को कंटेन करना अगर कोई आपको बहुत ही गंदे तरह से इरिटेट करे, बट ये पावर आप किसी ऐसे इंसान को या जानवर को ना दे दें कि जो आपके अंदर के जानवरों को जगा दे, और आप भूल जाएं कि आप इंसान हैं और आप कीचड़ में जाकर सुअर की तरह लड़ना चालू कर दें। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। गौरव जी लिख रहे हैं अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत सही बात है। और गौरव जी, हमारे जो सभ्यता, हमारी सभ्यता, उसमें भी सायंकाल, शाम को जल्दी सो जाना और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अभी साइंस में, वेस्टर्न कल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आ रही है। लोग सर्काडियन रिदम की बात कर रहे हैं, हेल्थ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, और हम उसी में से कुछ चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो मैं मोटा मोटा देख रहा था कि क्या मतलब ये जो नींद नहीं आने की जो बीमारी है, ये क्या कॉमन है या ऐसे ही। तो काफ़ी कॉमन हो रही है।
मतलब अच्छी खासी 10 से 20%, 30% तक तो नॉर्मल देखी जा रही है। कुछ खास पॉकेट्स में जैसे शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, जहाँ पे लाइफ, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, जहाँ लाइफ की स्पीड ज़्यादा है, वहाँ तो इंसोम्निया के केसेस 50 to 60% है। मतलब 2 में से 1 आदमी को नींद में तकलीफ है, पूरी अच्छी तरह से नहीं सो पाते। और आजकल ये जो गैजेट्स आ गए हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये, अभी मुझे लगता है कि मैंने इतने घंटे की नींद निकाली। अब ये भाई साहब क्या बताते हैं कि आप जो 6 घंटे बेड पे थे, उसमें से तो आप केवल 45 मिनट के लिए आपकी डीप स्लीप हुई है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीजें हैं। पहले ये सब डेटा हमारे पास नहीं थी, अभी ये सब डेटा हमारे पास आ रही है कि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप कितनी हुई, नॉन रैपिड आई मूवमेंट डीप स्लीप कितनी हुई। तो भले मैं 8 घंटे बेड पे पड़ा रहा, बट एक्चुअली बॉडी को रिजनरेट होने का, रिकवर होने का मौका कितने मिनट के लिए मिला, अभी हमारे आपके सामने बड़े अलग अलग यंत्रों के थ्रू निकल सकता है। तो स्लीप की मॉनिटरिंग भी अभी स्टार्ट हुई है और हमने पैटर्न कुछ कुछ समझना चालू किया है। तो नींद जो है हमारी, इसका मेटाबॉलिक कनेक्शन है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट हैं तो आपकी नींद भी अच्छे होने के चांसेस हैं। नींद का हमारी पेट के हालत से भी कनेक्शन है। आपके बॉडी में कैसी गट माइक्रोबायोम है, आपके शरीर में कैसे बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं, उसके हिसाब से भी आपकी नींद निर्धारित होगी। नींद के ऊपर में न्यूट्रिशन का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह की चीजें खाते हैं, उससे भी आपकी नींद निर्धारित होगी। तो कुछ ऐसे खाने की सामान भी हैं, सामग्री हैं, जो हमारी नींद को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे आज। और वापस एक बार जो लोग मेरी पॉडकास्ट को पहली बार आज सुन रहे हैं, ट्यून इन हो रहे हैं, तो मेरा नाम है अमित शेखर और मैं एक कॉर्पोरेट कोच और ट्रेनर हूँ। पैशनेट हूँ मैं 3-4 चीज़ों के लिए, जो कि है हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग, जो इंसान का जो जगना होता है। तो आप सब वापस जुड़ रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे, तो बहुत बहुत खुशी होती है मुझे इस बात के लिए। आप मैं जो ये बातचीत करता हूँ सप्ताह में 2 बार, उसको इंडी मसाला पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट पे, गाना पे, जियो सावन पे, स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, और जो बाकी एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। साथ में आप यूट्यूब चैनल भी है इंडी मसाला के नाम से, वहाँ भी पुराने वीडियोस जिन पे मैं मैक्सिमम हेल्थ, फिटनेस और जो दिमाग को जगाने की बात है उसके बारे में बात करता हूँ। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम हैंडल इंडी मसाला। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू। आपके सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो आज हम बात करते हैं स्लीप का मेटाबॉलिक कनेक्शन क्या होता है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि अगर आपकी जो नींद है वो इनसफिशिएंट है, तो आपकी शरीर, मतलब अभी आप ये सवाल एक और आ जाएगा कि कितनी नींद सफिशिएंट मानी जाती है, तो 8 साढ़े 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। अगर आप उससे कम सो रहे हैं, मतलब आप पूरा नींद का साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसके एडवर्स इम्पैक्ट हेल्थ और जो कॉग्निटिव फंक्शन है, दिमाग के चलने की जो क्षमता है, उसके ऊपर में आपको देखनी मिलती है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि अगर स्लीप इनसफिशिएंट होती है तो हमारे शरीर में लेप्टिन नाम के हार्मोन की जो मात्रा है वो कम होती है। अभी लेप्टिन जो है, इसको बोलते हैं सटाइटी हार्मोन। ये आपके शरीर को लक्षण देता है कि भाई पेट भर गया, अभी मत खा। अब सोच के देखिए, लेप्टिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो सटाइटी की फीलिंग नहीं होगी। आपका पेट भर गया हो फिर भी आपको ये सिग्नल नहीं आएगा, या लेट से आएगा कि आपका पेट भर गया, अभी खाना बंद करो। तो लेप्टिन खाली हमारी सटाइटी को, भूख से रिलेटेड पेट भर जाने का सिग्नल नहीं देता, बाकी और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। तो अगर आपकी नींद कम हो रही है तो वहां पे एक और चीज है, एक हार्मोन जिसका नाम है घिरलिन, जिसको हंगर हार्मोन बोलते हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो घिरलिन की अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। वापिस रिपीट करूंगा, तो अगर स्लीप की क्वालिटी आपकी लो है तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में लेप्टिन कम बन रहे हैं, घिरलिन ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपको ये नींद से रिलेटेड मेटाबॉलिक कनेक्शन है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो हमारे शरीर में रहने वाले फैट सेल्स हैं उनको भी नींद चाहिए। आप बोलेंगे फैट सेल्स को नींद चाहिए, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने 2 ग्रुप लिया लोगों के, जिनके ऊपर में रिसर्च किया गया। एक ग्रुप को, एक ही एज ग्रुप के लोग थे, एक ही तरह का खाना खाना है, एक वार्ड में रख के उन पर स्टडी की गई, और उनको एक ग्रुप को 8.5 घंटे की नींद रोज दी गई, और एक ग्रुप को 4.5 घंटे की नींद रोज दी गई। एक ही एज ग्रुप, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह की बॉडी टाइप,
नियंत्रित वातावरण में उनके ऊपर में रिसर्च की गई। जो ग्रुप जिसमें कि नींद की कमी थी, जो केवल 4.5 घंटे सो पा रहे थे, उस ग्रुप में ओवरऑल 16% इंसुलिन की रेसिस्टेंस पाई गई। 16% इंसुलिन रेसिस्टेंस ओवरऑल पाई गई। और उस ग्रुप के लोगों में से उनके फैट सेल्स को निकाल के बायोप्सी भी की गई, जिसमें पता चला कि फैट सेल्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस वाज एज हाई एज 30%। 30% इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब ये लोग डायबिटिक नहीं थे, लेकिन जिस तरह की इंसुलिन रेसिस्टेंस खाली 4 घंटे की नींद पे दिखा रहे थे, वो ऐसे ही था जैसे एक डायबिटिक मोटे इंसान में होता है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप 4 घंटे 5 घंटे की लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन की रेसिस्टेंस बढ़ रही है। आप डायबिटीज की तरफ, मोटापे की तरफ खुद को धकेलेंगे अगर कम नींद लेते हैं तो। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक आर्टिकल थी, जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओवरवेट हेल्दी इंडिविजुअल्स को फॉलो किया। ऐसे लोग जो कि मोटे हैं लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड उनमें कुछ एडवर्स बीमारियां नहीं हैं, और यहाँ भी कंट्रोल डाइट पे उनको रखा गया। और 14 दिन का पीरियड चला, जिसमें एक ग्रुप को 8.5 घंटे रोज सोने को मिला और एक ग्रुप को 5.5 घंटे सोने मिला। 14 दिन का पीरियड है टोटल। एक ही तरह का खाना, एक ही तरह के लाइफस्टाइल वाले लोग सब थे उसमें। जो लोग 8.5 घंटे 14 दिन तक सो पाए और एक ही तरह का खाना खा के एक ही तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करते, उनमें 55% बॉडी फैट की रिडक्शन हुई। वापस रिपीट करूंगा, जो लोग 8.5 घंटा सो पाए अच्छे से, उस ग्रुप में केवल 14 दिन में 55% बॉडी फैट रिडक्शन देखी गई। आप बोलेंगे क्या, इसका क्या मतलब है? तो जो हमारी नींद है उसका एक हार्मोनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी नींद को नियंत्रण करते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका सेक्रेशन भी नींद के दौरान होता है, और वाइस वर्सा कनेक्शन है। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि हमारी पेट में किस तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोबायोम है, जिसके बारे में अक्सर बात करता रहा, तो वो कैसा है वो भी निर्धारित करता है कि आपकी नींद कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप मेडिसिन जर्नल में बताया गया है कि अगर आपकी माइक्रोबायोम में नेगेटिव चेंजेस आएंगे, जैसे आपने किसी बीमारी के कारण से एंटीबायोटिक्स ले ली, तो आपकी नींद की पैटर्न खराब हो जाएगी। अब क्यों, कैसे बताता हूं आपको। दूसरी एक और बात है कि अगर आपने नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपकी जो माइक्रोबायोम है उसकी जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगी। और अगर आपकी नींद, दोनों चीजें कंबाइंड साथ में आप देखेंगे, और अगर आपकी नींद कम हो रही है और आपकी माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब हो रही है, इसका सीधा सीधा असर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे आएगा। तो एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर में टास्क स्विच कर पाना, एक इंसान से बात करें, बीच में कोई दूसरा आ गया तो आप वो स्विच कर पाए, ये कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं। इसमें कमी आएगी। और अक्सर आप देखेंगे जो लोग नींद कम लेते हैं वो जल्दी खींच भी जाते हैं। तो लोग पूछते हैं आज सोया कि नहीं ठीक से। तो अगर आप नहीं ठीक से सो रहे होते हैं तो आपकी मेंटल कैपेसिटी पे बहुत बहुत असर जाती है। अभी बहुत सारे जो नींद से रिलेटेड हॉर्मोन्स है वो हमारे पेट में बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन। अभी सेरोटोनिन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये क्या करता है, ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है, साथ में आपकी जो इमोशनल हेल्थ है। और आपकी शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा अगर कम हो गई तो जो भी डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, जो जिनमें ज़्यादा एंग्जाइटी देखी जाती है, उनमें ब्लड मार्कर सेरोटोनिन जो होता है वो कम देखा जाता है। तो सेरोटोनिन खाली यही नहीं करता, सेक्सुअल फंक्शन को मेंटेन करता है, हमारे बोन के हेल्थ के ऊपर में उसका असर होता है, हमारे पेट में कैसी मूवमेंट होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उस पर सेरोटोनिन का असर है। हमारी स्लीप की क्वालिटी पे, हमारी नींद कितनी अच्छी होगी, उस पर सेरोटोनिन का काफ़ी प्रभाव है। 2007 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि अगर सेरोटोनिन के लेवल्स अगर बॉडी में कम रहें तो इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेरोटोनिन, अभी बात ये कि सेरोटोनिन जो है ये बहुत ही पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन के सिग्नल्स को बढ़ाना, आगे बढ़ाना काम करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग काम भी करता है, बट इसको मेनली एसोसिएट किससे करते हैं सेरोटोनिन को? ब्रेन से। एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब ब्रेन में। लेकिन आपके शरीर का मेजोरिटी ऑफ सेरोटोनिन जो है, ऑलमोस्ट 90% सेरोटोनिन आपका पेट में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये पहले साइंस में ये सब चीजें नहीं बताई जाती थी। सेरोटोनिन मतलब पीनियल ग्लैंड, वहां से बना नहीं।
साइंटिस्ट जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कैलटेक बोलते हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया से लगातार संवाद चलता रहता है, और इस संवाद के नतीजे से हमारे शरीर में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है। सेरोटोनिन साथ के साथ एक और भी हार्मोन को बनने में बहुत मदद करता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, जिसको स्लीप हार्मोन बोलते हैं। अब मेलाटोनिन न केवल बॉडी की सिरकैडियन रिदम को मेंटेन, सिरकैडियन रिदम क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपका शरीर को पता होता है कि कभी सुबह हुई कभी रात हुई। हाँ, जब भी आप एक जगह से दूसरे हेमिस्फेयर में चेंज करेंगे, जिसको जेट लैग बोलते हैं, तो उस हालत में, जेट लैग वाली हालत में, एक सेकेंड देंगे जरा, मॉस्किटोस, जेट लैग वाली हालत में बॉडी को सिरकैडियन रिदम को सेट होने में थोड़ा सा समय जाता है। अदरवाइज आप अगर एक स्थायी जगह पे, इंडिया में है, तो आप सुबह और शाम अपने आप बॉडी समझती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिरकैडियन रिदम के हिसाब से सुबह में 3 से 4 बजे के बाद जो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होती है, करेक्ट, 3 से, क्यों, क्योंकि शरीर खुद को तैयार करे, बॉडी की टेम्परेचर बढ़ना चालू होती है कि आदमी को अभी उठ के काम करना होगा। अभी जो हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं, जो बूढ़े हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनमें यही एक नुकसानदेह चीज हो जाती है। तो जो भी इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनसे आप पूछे कि हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा पेशेंट कब आते हैं, अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली। तो ये सिरकाडियन रिदम, अभी आपके सिरकाडियन रिदम के ऊपर भी मेलाटोनिन का बहुत बहुत असर होता है। अभी ये जो चश्मा देख रहे हैं आप, ये जो पहन के रहने की बात है, ये भी एक कारण है कि मेलाटोनिन को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि सामने में एलईडी लाइट जल रही है, जिसकी आदत हमें जस्ट 100 साल पहले नहीं थी। बिजली ही नहीं थी, तो बिजली नहीं थी तो क्या दीपक जलते थे, दीपक से रोशनी निकलती थी पीली। हमारे पूर्वजों ने इतने हजारों साल तक कौन सी रोशनी को नेचुरल माना है, ये तो सूरज की रोशनी है, नहीं तो शाम में जगने वाली जो आग की पीली रोशनी होती थी। अब हमने हर जगह ब्राइट लाइट चला दी है, हमारी ब्रेन कंफ्यूज होती है कि अभी रात है कि दिन है, और उसके हिसाब से मेलेटोनिन की सिक्रेशन कम होती है। तो जहां तक हो सके घर में शाम होने के बाद आपके घर में लाल लाइट जलनी चाहिए या पीली वाली एलईडी जलनी चाहिए, जो कि आग की रोशनी से मिलती जुलती रोशनी वाली होनी चाहिए। आप जितना ब्राइट लाइट आंखों को देंगे, उतनी मेलेटोनिन की सिक्रेशन शरीर में कम होती है। ये एक दूसरा फैक्टर है, इसको भी ख्याल रखने की कोशिश करें। तो वापिस आते हैं मेलेटोनिन के ऊपर में। मेलेटोनिन ना केवल आपके सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करता है बॉडी में, बल्कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम करता है, कॉर्टिसोल के लेवल हमारे शरीर में कितने होंगे वो डिसाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट में जो डिफेंस होगा, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, वो मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है मेलेटोनिन। तो ये जो सिरकाडियन रिदम है, ये केवल हमारे शरीर में नहीं, बल्कि शरीर के हर सेल की एक सिरकाडियन रिदम होती है। कभी उसको काम करना है, कभी सोना है, कभी जगना है। द वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बताती है कि इंसान की जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, उसमें 400 गुना ज्यादा मेलेटोनिन होता है एज कंपेयर टू पीनल ग्लैंड। वापिस बोलूंगा, पीनल ग्लैंड में जितनी से आपकी मेलेटोनिन है, उससे 400 गुना ज्यादा मेलेटोनिन हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में होती है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको एक जाते जाते सलाह देना चाहूँगा, अगर आप मेलेटोनिन रिच फूड की बात करें तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो कि आपको मदद कर सकती है नींद इंप्रूव करने में। डार्क चॉकलेट हेल्प करती है, पिस्ताशियोस, बादाम जो होते हैं वो मदद करते हैं आपको, वो काफ़ी मेलेटोनिन रिच फूड हैं। तो जिनको भी नींद की तकलीफ हो रही है, अगर आप 4-5 पिस्ताशियोस, बादाम नहीं बोलते हैं उसको, पिस्ताशियोस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताएंगे ज़रा। पिस्ताशियोस को अगर आप खाएं, पिस्ता, तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें मेलेटोनिन बनाने वाली चीज़ों की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। एक और चीज़ जो हमारी नींद से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खाने में पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा रहें तो आपकी नींद की हालत अच्छी होगी। ये बताती है जर्नल ऑफ स्लीप। पोटेशियम हमारे शरीर की नींद की जो इफिकेसी नहीं, इफिशियंसी है, किस क्वालिटी की हमारी नींद हो, उसको नियंत्रित करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप नियंत्रित करता है। मोटा मोटा बताना चाहूँगा आपको, हमारे खाने में बनाना जो है एक रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। साथ में केले में हाईली रेसिस्टेंट स्टार्च भी पाए जाते हैं, हालांकि वो कच्चे केले में पाए जाते हैं। तो जिन कल्चर्स में कच्चे केले की सब्जी खाने की, भुजिया खाने की हमारे बिहार में खाया जाता है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वो खाया जा सकता है। क्योंकि जो केला अगर पकता है तो फिर वो पूरा शुगर बन जाता है, उसमें फिर रेसिस्टेंट स्टार्च नहीं रह जाता है। आपको और कौन से दूसरे सोर्स हैं पोटेशियम ज़्यादा देने वाले? डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गई,
स्वीट पोटैटो जो अलुआ हम जिसको बोलते हैं, उसमें पोटेशियम अच्छा खासा पाया जाता है। कुछ सी वेजिटेबल्स हैं जो हमारे इंडिया में तो पॉपुलर नहीं, बट जापान में और बाकी अलग देशों में सी वेजिटेबल्स में काफ़ी रिच पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है। नारियल का पानी, इनफैक्ट जो सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, किडनी के पेशेंट्स होते हैं, उनको पोटेशियम लेवल मेंटेन करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो उनको नहीं लेना है ये सब चीज़ें। पोटेशियम का मतलब हॉस्पिटल्स में आप साइन देखेंगे जहाँ पे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट रहते हैं कि नारियल पानी नहीं पिलाएं इनको, तो इतना हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होता है। बट जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ पोटेशियम हो सकता है। बीन्स आर अ गुड सोर्स। हालांकि बीन्स में चाहे वाइट बीन्स हो, किडनी बीन्स हो, जो भी बीन्स आप खाते हैं कल्चरली, एकदम से कोई नया बीन ला के खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो हमारे बाप दादा खाते आए हैं उस तरह उसको पचाने की जो बैक्टीरियाज हैं हमारे पेट में होती हैं। अदरवाइज बीन से काफ़ी नुकसान भी देखा गया है। एक चीज़ जो आप किसी भी बीन का इस्तेमाल करें, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर राजमा हो या ऐसे, बहुत अच्छी तरह से उसको सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोक करना मतलब पानी में भिगो करके उसको रखना। होता क्या है कि डॉक्टर स्टीवन गंड्री साहब बोलते हैं कि पौधे नहीं चाहते हैं कि उनकी बीज को कोई खा जाए, जीवन है ना उनका। तो अगर आप ठीक से पूरा सोक किए हुए बिना बीन्स खाएंगे तो उसमें लेक्टिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको लेक्टिन्स को आप प्लांट पॉइजन बोल सकते हैं। लेकिन जब आप उसको सोक करते हैं पानी में तो काफ़ी हद तक निकल जाता है और बीच कोई भी इंडिकेशन जा रहा है कि अभी मेरी एक नई लाइफ शुरू हो जा रही है, तो उस समय वो पॉइजन को अपने यहाँ से निकालते हैं पानी में। अच्छी तरह से आप कुक करें तो भी आप लेक्टिन से खुद को बचा पाएंगे। तो कभी भी किसी तरह का बीन्स आप खा रहे हैं तो उसको पानी में अच्छे से फुलाना और फिर अच्छे से कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो लेक्टिन्स निकल सके, जिनको एक तरह से प्लांट पॉइजन भी बोला जाता है। बहुत कल्चर्स में आपको बीन्स को फर्मेंट करने की और खाने की आदत है, जैसे चाइना में है, जापान में है। थोड़ी बदबूदार हो जाती है, लिचलिसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, बट उसको बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। जापान में तो एकदम जो स्टिंकिंग टोफू या स्टिंकिंग बीन्स जो होता है वो एक डेलिकेसी है। दूसरे कल्चर के लोग नहीं खा पाते, बट वहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को एकदम बदबूदार सोयाबीन जो कि चिपचिपा होता है, बट उसके फर्मेंटेड होने की वजह से प्रोबायोटिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारे कल्चर के हिसाब से हम देखें तो हमारे लिए पोटेशियम रिच प्रोबायोटिक फूड एक है, बहुत आसानी से मिलता है, दही है। लेकिन मैं वापस से कहना चाहूँगा, वो दही नहीं, योगर्ट वो नहीं कि जो इपिगेमिया कंपनी का नाम लेना है, पैकेट में आती है, बहुत ज़्यादा चीनी मिली होती है उसमें, अलग अलग तरह के फ्लेवर मिला देते हैं। घर में जमाया हुआ दही, वो भी फुल फैट भैंस के दूध का, जो कि A2 हो। आप याद रखिएगा, A1 कैसीन जो होता है, जो अक्सर काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करता है या फिर पचने में मुश्किल होती है बहुत लोगों को, A2 में वो परेशानी नहीं होती है, जो कि भैंस के दूध में मिलती है। तो या तो आप घास चरने वाली गाय का, जो कि देसी गाय है, उसका A2 दूध मिले तो उसका भी दही कर सकते हैं। हालांकि मज़ा नहीं आएगा क्योंकि फैट की मात्रा कम होगी। वहीं फुल फैट भैंस का दूध, और एक आप और भी देखेंगे कि अभी भैंस को भी बांध करके दूध निकाला जाता है, अदरवाइज भैंस पहले पूरा चढ़ के अपने हिसाब से घास खाती थी। तो अगर ग्रास फेड मिल सके, जो कि चांसेस कम है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज घर में जमाया हुआ फुल फैट वाला दही एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। और साथ के साथ जिनको दूध पचाने में तकलीफ होती है वो भी दही पचा पाते हैं, क्योंकि तब तक निकल जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, भले आप डेयरी के बाकी एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें ना करें, दही आप रिकमेंडेड है आप छाछ का इस्तेमाल करें, क्योंकि तब तक केसिन बहुत कम हो जाती है उसमें से। और घी का तो बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करना है। ब्यूटाइरेट बनती है घी से, जिसका अगेन आपके माइक्रोबायोम पे बहुत अच्छा असर होता है और वो इनडायरेक्टली आपके नींद को भी इम्पैक्ट करती है। कुछ मछलियां हैं जो कि बहुत अच्छी सोर्स हैं पोटेशियम की, जैसे मैकरल है, सैल्मन है। तो अपने यहाँ जो बंगड़ा है उसको मैकरल बोलते हैं, जो बेसिकली ऑयली फिश होनी चाहिए। तो वो उनमें अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम मिलती है। हालांकि उसमें आपको फाइबर नहीं मिलेगा, तो जब भी मछली खाएं और चावल खा रहे हो तो साथ में सैलड साथ में होना इंपॉर्टेंट, जिससे आपके शरीर को फाइबर्स मिलते रहें। एक और जो प्रॉब्लम हो गई है, जो हमारी माइक्रोबायोम और नींद को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है आजकल, वो प्रॉब्लम हो गई पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। अब साइड्स मतलब किल, टू किल व्हाट, या तो बैक्टीरिया को मारो तो एंटीबायोटिक हो गया, बैक्टीरिसिडल। पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला, इंसेक्ट को मारने वाला। अभी दो तरह से काम करते हैं ये, या तो एस्ट्रोजेनिक होते हैं जो कि कीड़ों के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के रिप्रोडक्टिव साइकिल को व्यवधान करें, या फिर न्यूरोजेनिक होते हैं कि उनके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करें। अभी आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्लोरपाइरीफॉस नाम का एक केमिकल है जो कि यूएस से यूरोप में बैन हो गया, बट हमारे देश में अभी भी चल रहा था।
पिछले साल सरकार ने बैन किया है, अभी क्या स्टेटस है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। बट क्लोरपायरीफॉस जो कि कीड़ों को उनकी न्यूरो डैमेज करके उनको मारता है, जिन एरियाज में क्लोरपायरीफॉस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया वहाँ पे औरतों में बहुत ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस बढ़े देखे गए, और जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें ब्रेन डैमेज भी देखा गया है। तो याद कीजिए, किसी भी चीज़ को अगर हम बात करते हैं ना कि किल करना, मारना, साइडल होना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अब ग्लाइफोसेट की बात कर लीजिए जो हम जिसको हर्बिसाइड बोलते हैं, तो ग्लाइफोसेट जाके शिकी शिकीटा के पाथवे होता है जो कि बैक्टीरियाज के अंदर में और प्लांट के अंदर में उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को रोकता है। अभी शिकीटा के पाथवे हमारे बैक्टीरिया के पेट में भी है, बैक्टीरिया में भी चल रहा होता है। तो जब भी आप ग्लाइफोसेट मिला हुआ गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, जो कि आप हर जगह भी हर्बिसाइड के नाम पे इस्तेमाल होता है वो, तो हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो भी मारे जाते हैं। और इसी चीज़ पे जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि एक जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है उसने भी बहुत हद तक हमारे पेट की माइक्रोबायोम को अफेक्ट किया है, जिससे हमारी नींद पे असर पड़ा है। अभी इन आप बोलेंगे हम तो एंटीबायोटिक खाए नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने खाया नहीं, लेकिन संजय गांधी SGPGI लखनऊ में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में 4-5 साल में एक बार भी एंटीबायोटिक नहीं लिया, बट जब भी वहाँ किसी इलाज की वजह से बीमारी की वजह से पहुंचे और उनके ऊपर में एंटीबायोटिक दी गई तो पता चला एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो डॉक्टर भी परेशान हुए, पूछा आपने एक दवाई कब खाई, बोले कभी खाया ही नहीं। तो आप खाने में क्या क्या खाते हैं, तो दूध खाते हैं और फिर चिकन विकन खाते हैं। अभी हो ये रहा है कि गाय को जल्दी मोटा बड़ा करने के लिए और दूध ज़्यादा निकालने के लिए बिना कारण के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, और चिकन को तो भर भर के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, क्योंकि सेम वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हो रही है हमारे पेट में। चिकन के पेट में जाने के बाद एंटीबायोटिक उनके पेट के अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देती है, और जो बैक्टीरिया फैट को रिमूवल कर सके, उनको हेल्दी रह सके, वो भी मरते हैं, साथ में फटाफट उनका वेट गेन होता है। और बाद में हमने वो चिकन खाया, हमने उस गाय का दूध पिया और लिया, तो हमारे शरीर में भी वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक चले गए। तो हालत ये हो गई कि बहुत सारी एंटीबायोटिक आपने जीवन में कभी नहीं लिया है, लेकिन आपके शरीर में उसके रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज ऑलरेडी आ चुके हैं। ये है संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ की एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक और चीज़ पहले आपने याद कीजिएगा, देखा होगा कि जब भी हम आप बचपन में बीमार होते थे तो एक डॉक्टर इमीडिएटली दवाई नहीं लिखते थे, कुछ दवाई दे देते थे हल्की फुल्की, बट एंटीबायोटिक कौन सी चलेगी डिसाइड होती थी कल्चर होने के बाद। कल्चर की रिपोर्ट आएगी कौन से सेंसिटिव है एंटीबायोटिक हिसाब से, अभी कोई वेट नहीं करता। इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ल्ड जिसमें कारपेट बॉम्बिंग होती है। तो भले मारना एक को हो, हम एक बड़ा बॉम्ब मारते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। तो हमें हमारे जो रेन फॉरेस्ट है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर में पलने वाली बहुत सारी जो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज वायरसेस हैं उनको बचाने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। हम अगले एपिसोड में कुछ और नींद से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि डार्क चॉकलेट से आपको मिलता है, इसके ऊपर में तवज्जो दीजिएगा। प्रीबायोटिक के ऊपर मैं आज खासकर इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, पोटेशियम रिच फूड के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, साथ में जो हमारी माइक्रोबायोम है उसको, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक से बचना है, प्रोसेस्ड चीज़ों से बचना है। तो इन सब चीज़ों को करके आप अपनी नींद को, अपने सेरोटोनिन के लेवल्स को, अपने मेलेटोनिन लेवल्स को मेंटेन कर पाएंगे, ये उम्मीद है। और नींद से रिलेटेड और भी आपको कुछ सवाल हो तो आप इंडी मसाला ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करके या फिर इंस्टाग्राम हैंडल इस्तेमाल करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। जो फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ भी आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू मी और एट ट्विटर ऑन द सेम हैंडल इंडी मसाला। तो आर यू स्लीपिंग वेल इज़ द क्वेश्चन, एंड हमारी स्लीप को, हमारी नींद को कैसे हमारे हेल्थ और मूड के साथ जोड़ के और देख सकते हैं, इस डीप डाइव को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीक भी थोड़ी और बातचीत करेंगे, प्लस आपके पास छोटे छोटे नुस्खे लेकर आऊँगा जिससे आप अपनी नींद को और इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप सबसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।